वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। और जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे थे उसमें हम छत्तीसगढ़ के पेपर्स सॉल्व कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उसी में हमारा ये भी पेपर रहेगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो पेपर है हमारा 2019 का पेपर है और इसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किसने बुक लिखी है मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट। ये बुक ऑलरेडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट में काफ़ी आ चुकी है। और ये वाली जो बुक है हमारी मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, ये बुक है कोज़र की। और इसी तरह एक और बुक है जो कंफ्यूज कर देती है, वो भी आती है, उसका नाम है मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट। बाकी यही रहेगा, तो मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट की जगह हो जाएगा मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट। तो ये बुक भी पूछी जाती है, ये बुक किसकी है? तो ये वाली जो बुक मैंने बताई ये वाली है रेमंड एरा की। तो ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको लर्न होनी चाहिए। 1965 में पब्लिश हुई है। याद क्या करना है, अगर मेन करंट्स होगा तो हो जाएगा रेमंड एरा, और अगर मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट होगा तो आपका हो जाएगा कोज़र। तो आपको ऐसे याद करना है, जो कोज़र है वो तो मास्टर है और जो रेमंड एरा है वो क्या है, मेन है, वो सबसे मेन है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सोशोलॉजिकल थॉट से याद करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट है या मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट है। बाकी आप को जो भी ट्रिक अच्छी लगती है आप उससे इसको लर्न कर सकते हैं। मास्टर से कोज़र हो जाएगा, मेन से रेमंड एरा हो जाएगा। और बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, तो नो डाउट आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉपर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा है, वह शोध जो सामाजिक और वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करने, उन्हें हल करने पर ध्यान केंद्रित करना है, वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है? तो वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करता है और उनको हल भी करता है। तो जब वो हल भी कर रहा है, उनका एनालिसिस भी कर रहा है, सॉल्व भी कर रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा व्यवहारिक अनुसंधान। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे पूछ रहा है संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास एम्सा, मैरियट या फिर लुई ड्यूमा। तो कॉग्निटिव हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी जब, तो वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लुई ड्यूमो या फिर मैकी मैरियट या फिर एम्सा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही क्लियर आंसर है यहाँ पे लुई ड्यूमो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉग्निटिव हिस्टोरिकल पॉइंट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, आदमी धर्म को बनाता है और धर्म आदमी को नहीं बनाता, ये किसने कहा है? तो ये कोटेशन तो काफ़ी फेमस रहा है कार्ल मार्क्स का। उन्होंने कहा है मैन मेक्स रिलीजन, आदमी ने रिलीजन्स को बनाया है, रिलीजन डज नॉट मेक मैन। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, तो इसलिए पता होगा आपको। बीएस गुहा द्वारा प्रजाति समूहों का किया गया वर्गीकरण। तो बीएस जो गुहा है उन्होंने प्रजाति समूहों को कितने भागों में बांटा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है, उन्होंने बांटा है 6 पार्ट में। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार प्रणालियां हैं। बहुत ही सिंपल है, ये डेफिनेशन हम आपको लर्न भी करा चुके हैं फोक क्विज वाली में, आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो जब जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार प्रणालियाँ हैं, तो मैंने यही बताया था आपको, स्वीकृत व्यवहार प्रणालियाँ यानी एक्सेप्टेड वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ बिहेवियरिंग इन द सोसाइटी, ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों में उद्विकास का विचार कहाँ से आया? तो इवोल्यूशन का जो विचार है वो कहाँ से आया? सोशल साइंस में ये आपको बताना है।
तो नेचुरल लॉज से थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, सोशल चेंज, इन्वायरमेंट तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी जैविकी उद्विकास सिद्धांत से समाज विज्ञान में उद्विकास का विचार आया है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कास्ट क्लास एंड पावर बुक लिखी है, तो कास्ट क्लास एंड पावर बुक किसकी है, ये तो पता ही है, आंद्रे बेहते की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री को पद्म भूषण से नवाजा गया है, तो पद्म भूषण से जो नवाजा गया है वो किसको नवाजा गया है, वो भी आंद्रे बेहते को नवाजा गया है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी बुक किसकी है, तो कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी बुक है गोल्डनर की, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात किसने करी, ऑस्कर लेविस ने करी है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदू मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के महापंडित देश के किस भाग से आते हैं, तो ये जो बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड के महापंडित देश के किस भाग से आते हैं, उसमें आपका आंसर सही हो जाएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, तो वो हो जाएगा दक्षिण यानी साउथ से आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिकल सॉलिडारिटी तरह की सॉलिडारिटी है, तो किस तरह की सॉलिडारिटी है, तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, इंटीग्रेशन, सिगमेंटेशन, एप्लीकेशन या नन ऑफ दीज, तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी इनमें से कोई भी नहीं होगी क्योंकि वो पहले के टाइम पे पाई जाती थी, तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रविड़ियन किनशिप व्यवस्था ने किस समाजशास्त्री को आकर्षित किया है, तो जो द्रविड़ियन किनशिप सिस्टम है उसने किस समाजशास्त्री को आकर्षित किया, बेत्ते, श्रीनिवास, ट्राउटमैन या फिर ड्यूमो, तो यहाँ पे ट्राउटमैन का काम है इस पे, तो द्रविड़ियन किनशिप सिस्टम में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ट्राउटमैन का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी तक कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस भाग में मिलता है, तो ये तो भाग 10 में मिलता है यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो मीटिंग होती है उसको कौन चेयर करता है, उसमें मेन कौन होता है, तो वहाँ पे आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मेन होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक प्रधानमंत्री करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कॉलोनियल विद्वान टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ इंडियन कल्चर से जो जुड़े हुए हैं वो हैं विलियम जेम्स, हटन, रिजले या एंडरसन, तो वो हैं हटन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अलग है, अभी तक और कहीं रिपीट नहीं हुआ है, और ये आपको अच्छा भी मिलेगा कि हटन का जो काम है वो टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ इंडियन कल्चर पे इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है असम का जो प्रसिद्ध द्वीप मजौली है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो मजौली जो था वो एक तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप और नौ वैष्णव संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र होने के लिए जाना जाता था, जिसमें कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ पे कैसे मुखौटा निर्माण और कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ पारंपरिक वहाँ पे जो शिल्प थे उन सब का निर्माण किया जाता था, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो ट्रेडिशनल एक रंगमंच की तरह या फिर कुछ डांस प्रदर्शन कलाएं होती थी, तो उन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस दिए जैसे टेराकोटा, मास्क, विभिन्न या इनमें से कोई नहीं, तो ये वाले ऑप्शन सही नहीं थे। फिलहाल इसमें से कोई नहीं इसको सही माना जा सकता था, लेकिन फिर भी आयोग ने नहीं माना था, तो फिलहाल इसको कोई भी करेक्ट आंसर इसमें नहीं माना गया था, तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी लोकल निवास से आप क्या समझते हैं, तो वेरी लोकल क्या होता है, वेरी लोकल का मतलब ही होता है
आ होम ऑफ न्यूली वेडेड कपल, नवविवाहित जोड़े का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरी लोकल कहते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये वाला जो अधिनियम था वो 1986, 88 या 89 या 91 1991 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1989 में पारित हुआ था अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम। तो ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो मर्टन के अकॉर्डिंग है उसमें कौन विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो मर्टन ने साइंस की विशेषताएं बताई हैं उसका कौन सा एक है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सिंथेसिस थ्योरी, रैशनैलिटी, स्केप्टिसिज्म, तो उसमें से केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है स्केप्टिसिज्म, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने और जो विशेषताएं बताई हैं वो क्या बताई हैं, यूनिवर्सलिज्म, कम्युनलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस और आपका ये स्केप्टिसिज्म। तो ये विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। तो इसमें से आपको ये सारी पता होनी चाहिए क्योंकि कभी भी एक इसमें से हटाने को बोल देता है या हटा के लिख देता है। तो ये सारी आपको चारों विशेषताएं पता होनी चाहिए क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है, औपचारिक रूप से भारत में वैश्वीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो जब फॉर्मली जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, वो इम्पोर्टेंट ईयर कौन सा है। तो वो इम्पोर्टेंट ईयर है आपका 1991। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो था वो जो पारित हुआ था वो 1999, 1989, 1991 या 1993 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 1993 ही होगा, ऑप्शन डी। द कमार बुक किसने लिखी है। तो द कमार लिखी है एस.सी. दुबे ने। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। छठवीं अनुसूची देश के किस भाग में निवासरत अनुसूचित जनजातियों पर लागू है। तो छठवीं जो अनुसूचित देश के जो किस भाग में निवासरत अनुसूचित जनजातियों पर लागू है। तो जो शेड्यूल 6 है वो लागू है दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत या पूर्वोत्तर के राज्य। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, उन पर लागू है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो है पेरिस, सिंगापुर, लंदन, जेनेवा। तो वो है जेनेवा में। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो एमपी की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है कौन सी है। गोंड, कोरकू, भील, बेंगा में पूछ रहा है। तो वैसे भी भील जो है वो सबसे बड़ी वो है, लार्जेस्ट ट्राइब है। और इसके साथ साथ गोंड है, संथाल है, ये सारी जितनी भी हैं वो सब लार्जेस्ट ट्राइब हैं। और एक मीना जनजाति है जो कि राजस्थान में पाई जाती है, वो भी आती है। तो ये कुछ हैं जो लार्जेस्ट ट्राइब में आती है। ठीक है, तो इस यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एमपी में जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो भील है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैरेन डाफ का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो डैरेन डाफ का सिद्धांत आधारित है, आपको पता ही है, रिलेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी सत्ता के संबंध की उन्होंने बात की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार यह किसने अनुभव किया कि व्यवस्था में सामाजिक एकता का न्यूनतम स्तर आवश्यक है। तो सबसे पहले किसने ये बात कही है कि जो सिस्टम है उसमें सामाजिक एकता का न्यूनतम स्तर आवश्यक है। तो ये बात कही रैडक्लिफ ब्राउन ने, दुर्खीम ने, कार्ल मार्क्स ने या मैक्स वेबर ने। तो ये बात कही है रैडक्लिफ ब्राउन ने
ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सॉलिडैरिटी से लगेगा कि आपको दुर्खीम होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में दुर्खीम नहीं है। इस क्वेश्चन में रेडक्लिफ ब्राउन है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है पहली बार किसने अनुभव किया। तो इन्होंने ये अनुभव किया कि जो सामाजिक एकता है, जो सॉलिडैरिटी है, उसमें एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन अलग है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान से देखना है कि बात क्या कही जा रही है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा नौ प्रकार्यवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है। यानी मैंने तो आपको पहले ही बताया जब न्यू फंक्शनलिज्म पढ़ाया है कि वो एक टेंडेंसी है, ना कि डेवलप्ड थ्योरी है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि किसका सुधार होता है, तो वो पार्सन से ही शुरू होता है। तो अगर आपको डिटेल में न्यू फंक्शनलिज्म के बारे में जानना है और अगर आप चाहते हैं न्यू फंक्शनलिज्म से या अलेक्जेंडर से कोई भी क्वेश्चन ना गलत हो, तो आप हमारा लेक्चर ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ और काफ़ी सरल शब्दों में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अलेक्जेंडर ही ऑप्शन में है और कोई है भी नहीं। तो उन्होंने ये कहा न्यू फंक्शनलिज्म कोई थ्योरी नहीं है डेवलप्ड, बल्कि एक क्या है, केवल एक प्रकृति या झुकाव है, यानी एक टेंडेंसी है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूंजीवादी समाजों को उत्तर पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद या उत्तर पूंजीवाद के रूप में किसने विकसित किया है। यानी यहाँ पे आपको देखना है लिबरल कैपिटलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म और पोस्ट कैपिटलिज्म की बात किसने की है, या किसने इन पार्ट में सोसाइटी को बांटा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। तो वो हैं आपके कार्ल मार्क्स, हैबरमास, डेरेनडार्फ या फिर मैक्स वेबर। तो वो आपके हो जाएंगे हैबरमास। और हैबरमास ने क्या किया है, जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उनको इन भागों में बांटा है, लिबरल, ऑर्गेनाइज और पोस्ट कैपिटलिज्म। तो इसको आप LOP से लर्न कर सकते हैं, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। 3 भागों में बांटा है किसने, हैबरमास ने बांटा है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंथोनी गिडिंग्स ने अपनी किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है। तो अपनी जो इन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है वो उन्होंने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में ही दिया है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आजकल बुक्स ये बहुत पूछा जा रहा है कि किस थ्योरी में कौन सा कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया है, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसने लिखी। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक जो है वो तो फूको की ही है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेमिन सेफ्ट एंड गेसल सेफ्ट का कॉन्सेप्ट किसका है, या सबसे पहले यूज़ किसने किया है। तो ये सबसे पहले यूज़ टॉनिस ने ही किया है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विचारकों का समूह एलाइड थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो एलाइड थ्योरी से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपको थिंकर्स पहचानने हैं। तो पैरेटो हैं, मोस्का हैं, ग्रामसी। पैरेटो हैं माइकल्स, हर्सल और पैरेटो मोस्का। तो पैरेटो मोस्का तो हैं ही, तो इस वजह से यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरेटो और मोस्का जो है एलीट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पार्सन्स के संरचना प्रकार्यवाद के सभी सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 4 आदर्शात्मक प्रकार्य कौन से हैं। तो पार्सन्स के पूछे जा रहे हैं, जो AGIL है वो पूछ रहा है कौन से हैं। तो वो आपको देख लेना है किस में है। तो AG यहाँ पे तो है नहीं, AGI यहाँ पे L नहीं है, A यहाँ पे G ही नहीं है। तो AGI पैटर्न मेंटेनेंस जो है उसको लेटेंसी भी कहते हैं। तो पैटर्न मेंटेनेंस लेटेंसी भी होता है। तो यानी ऑप्शन जो D है उसमें आपको सारे ही ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर D करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनोमेनोलॉजी किस सुधारवादी विज्ञान का प्रत्यावर्तन है। तो फिनोमेनोलॉजी जो है वो किसका रिफॉर्मेटिव साइंस है, किसके उपरांत वो आया है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे उद्विकासवाद है, विस्तारवाद है, सर्वचेतनवाद है, नृजाति विज्ञान शास्त्र है। और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि जो फिनोमेनोलॉजी है वो प्रत्यक्षवाद का सुधारवाद है, या उस प्रत्यक्षवाद के बाद वो आया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए प्रत्यक्षवाद, और वो ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका
ये क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, किस विचारक ने कहा कि हिस्ट्री इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द ओरिटोक्रेसी। तो ये तो एरिस्टोक्रेसी, ये तो पूछा जा चुका है और ये तो पता ही है। ये किसने कहा है? पेरेटो ने ही कहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक किसकी है? तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक है मैक्स वेबर की। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैन ऑफ आइडियाज़ बुक किसने लिखी है? ये भी बहुत यूजीसी नेट में पूछी जाती है। तो मैन ऑफ आइडियाज़ भी बुक जो है वो मर्टन, स्पेंसर, ओमेन या फिर कोज़र। तो यहाँ पे कोज़र की बुक है मैन ऑफ आइडियाज़। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के भौतिक और अभौतिक भागों के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, जब मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं कल्चरल लैग। तो ऑप्शन सी सांस्कृतिक विलंबना या विलंबन ऑप्शन सही हो जाएगा। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक किसने लिखी? तो ये वाली बुक तो दुर्खीम की है, सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्शन बुक किसकी है? तो बुक्स बहुत सिंपल पूछी गई हैं जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टिंक्शन जो बुक है वो किसकी है? बोरदेयू, दुर्खीम, स्पेंसर, टॉनिच। तो यहाँ पे बोरदेयू की है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो आइडेंटिटी क्राइसिस अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? तो ये भी बहुत सिंपल है, योगेन सिंह या फिर बीएस फ्रेंड, एरिक्सन या जॉनसन। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात एरिक्सन ही करते, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेफिनेशन किसने कहा है कि समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो अपने सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करना है। यह डेफिनेशन भी मैंने आपको अपनी डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में समझाया है बहुत ही अच्छे कीवर्ड में, और ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। और मुझे लगता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन तो पूछी ही जाती है। अगर कम्युनिटी की कोई डेफिनेशन आनी है तो फर्स्ट नंबर पे यही सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये कह रहा है कि कम्युनिटी ऐसा एक क्षेत्रीय समूह होता है जो अपने आप में सभी चीज़ों को सम्मिलित कर लेता है। तो एक छोटे से भाग में सब कुछ अपने आप में ले लेता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये है किंग्सले डेविस की डेफिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सामाजिक प्रकार की। कॉन्सेप्ट पूछ रहा है सामाजिक प्रकार का अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? कॉन्सेप्ट सोशल फंक्शन की बात सबसे पहले किसने की है? तो सबसे पहले जो बात की है वो दुर्खीम ने की है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार पावर और अथॉरिटी के बीच में अंतर जो जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पावर एंड अथॉरिटी के बीच में जो अंतर है वेबर के अनुसार वो है रैशनैलिटी का, लेजिटिमेसी का, अकाउंटेबिलिटी का या अपॉर्चुनिटी का। तो मैंने बहुत अच्छे से वेबर को पढ़ाया है, इनके सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आइडियल टाइप, ब्यूरोक्रेसी, कोई भी कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ाया है। तो बहुत ही अच्छे से पावर एंड अथॉरिटी में डिफरेंस भी बताया है। अगर आपको भी कोई डाउट होता है या एग्जाम्पल के साथ जानना चाहते हैं तो हमारे ये वेबर वाले लेक्चर को ज़रूर देखना। तो इन जो पावर एंड अथॉरिटी में डिफरेंस होता है वो किसका हो जाता है? वो होता है लेजिटिमेसी का। यानी जब तक लेजिटिमेसी आप नहीं होती है तब तक वो वैध रूप उसको नहीं मिलता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है वेबर के अनुसार किसी राजा का राज्याभिषेक समारोह किस सोशल एक्शन में आएगा? तो राजा का जो राज्याभिषेक समारोह हो रहा है वो क्या है? ट्रेडिशनल है, करिश्मेटिक है या रैशनल है या नन ऑफ द अबव है? तो वो हो जाएगा हमारा ट्रेडिशनल। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नया ऑप्शन बनाया है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। पेरेटो के अनुसार इसमें कौन सा विकल्प रेसिड्यूज है? तो रेसिड्यूज क्या होता है वो पूछ रहा है। तो रेसिड्यूज में कास्ट, पावर्स, जेंडर, सेक्स। तो उन्होंने रेसिड्यूज में सेक्स को रखा है। तो ऑप्शन डी यौन या लिंग सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है लघु और बृहद यानी लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का यूज़ किसने किया है? तो लघु और बृहद परंपराओं का जो प्रयोग किया है वो इसमें से किसने किया? श्रीनिवास, मैक्यूमेरियट, मिल्टन, सिंगल, रेडफील्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका
रेड फील्ड ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ आज हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। छत्तीसगढ़ का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो 50 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ताकि आप भी आसानी से कर सकें। तो चेक कर लीजिए और देख लीजिए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बाकी के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।